Hello everyone, good morning to all of you. So today I am going to conduct 24 April 2020 vocabulary from the Hindu editorial. So we will discuss all important words from today. So let's start. And this is Nikita Agarwal. So I will discuss all the important words in this session. So the first word is debility. द मीनिंग ऑफ डेबिलिटी इज़ डेक्रिपिट्यूड, यानी कि डेबिलिटी का मतलब होता है दुर्बलता, कमजोरी एंड फिजिकल वीकनेस आना, दैट इज़ कॉल्ड डेबिलिटी। इसके बाद देखिए डेक्रिपिट्यूड का मतलब क्या होता है। डेक्रिपिट्यूड का मतलब होता है एक तरह से पुराना पनाना जाना, यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग डेक्रिपिट। तो यानी कि जो डेक्रिपिट की स्टेट होती है यानी कि दुर्बलता, उसी को बोलते हैं क्या, डेक्रिपिट्यूड, यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग डेक्रेपिट। ओके, यानी कि पुरानापन आ जाना, बुढ़ापा आ जाना, दैट इज़ कॉल्ड डेक्रेपिट्यूड। अब देखिए इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं एंड एंटोनिम्स इसके क्या क्या होते हैं। सो एनर्वेशन का मतलब होता है दुर्बलता यानी कि कमजोरी। जो एनर्वेशन है इसका मतलब भी होता है दुर्बलता यानी कि कमजोरी। एनफीबलमेंट देखिए, एनफीबलमेंट का मतलब होता है कमजोरी यानी कि दुर्बलता। सो ये जितने भी वर्ड्स हैं जैसे कि डेबिलिटी हुआ, डेक्रिपिट्यूड हुआ, एनर्वेशन, एनफीबलमेंट, इन सभी का मीनिंग सेम होता है। इन सभी का मीनिंग होता है दुर्बलता यानी कि कमजोरी। सो इन सभी वर्ड्स में जैसे आपको कुछ वर्ड्स याद होंगे, जैसे कि मे बी डेबिलिटी आपको पता होगा, बट जो न्यू वर्ड्स हैं जैसे कि डेक्रिपिट्यूड हो गया, एनर्वेशन हो गया, ठीक है, एंड एक बार को आपने शायद एनफीबलमेंट सुना होगा, लेकिन फिर भी आप इन सभी वर्ड्स को याद रखिएगा क्योंकि जिससे कि हम इन्हें भूलें ना और एग्ज़ाम में आए तो हमें अच्छे से अटेंड कर सकें। अब देखिए इसके एंटोनिम्स क्या क्या होते हैं। साउंडनेस एंड हेल्दीनेस, साउंडनेस एंड हेल्दीनेस आर द एंटोनिम्स ऑफ डेबिलिटी। साउंडनेस का मतलब होता है गंभीरता, यानी कि फर्मनेस, वाइजनेस, किसी पर्सन के अंदर विजडम होना, यानी कि उसका स्वास्थ्य अच्छा होना, उसके अंदर साउंडनेस होना यानी कि स्वास्थ्य अच्छा होना, उसका वेल बीइंग होना, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड साउंडनेस। हेल्दीनेस को क्या बोलते हैं, हेल्दीनेस तो होता ही है किसी पर्सन का वेल बीइंग होना यानी कि हेल्दी होना, दैट इज़ कॉल्ड हेल्दीनेस। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। अब देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस में से किस तरीके से यूज़ करना है। इवन दो शी बीट कैंसर शी स्टिल डील्ड विद डेबिलिटी फ्रॉम हर बैटल, यानी कि कैंसर को बीट करने के बाद भी, ठीक है, कैंसर को बीट करने के बाद भी वो किससे डील कर रही है, कमजोरी से डील कर रही है। डेबिलिटी यानी कमजोरी। सो कैंसर होने के बाद, कैंसर तो फिनिश हो गया लेकिन जो कमजोरी उसके शरीर में रह गई, तो उस कमजोरी से वो लड़ रही है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देखा डेबिलिटी, और डेबिलिटी यहाँ पे हमने कैसे यूज़ किया है, एज अ नाउन यूज़ किया है आफ्टर विद, विद इज अ preposition एंड आफ्टर preposition वी यूज़ नाउन। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट वर्ड है डिसेंटॉम्ब। डिसेंटॉम्ब का मीनिंग होता है डिस्क्लोज, यानी कि खुलासा करना। डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है, खुलासा करना। खुलासा करने के अलावा आप एक और मीनिंग इसका बोल सकते हैं कि जब किसी को कब्र से बाहर निकाला जाता है या फिर किसी टॉम्ब से बाहर निकाला जाता है, यानी कि रिमूव समथिंग फ्रॉम टॉम्ब और रिमूव समथिंग फ्रॉम किसी कब्र से बाहर निकालना या किसी की खुदाई करना, या फिर जैसे कि खोज होती है, अनुसंधान होते हैं, रिसर्च होती है, तो कहीं पर किसी चीज़ का मिलना ज़मीन के नीचे और उसे खोद कर निकालना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसेंटॉम्ब। ओके, सो डिस्क्लोज का मतलब होता है सीधा सीधा क्या, खुलासा करना। अब देखिए सिनोनिम्स और इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं। रिजरेक्ट एंड अनअर्थ क्या होते हैं, इसके सिनोनिम्स होते हैं। रिजरेक्ट का मतलब होता है एक तरह से रीस्टोर करना किसी को, यानी कि रीस्टोर टू लाइफ अ डेड पर्सन। जैसे कि एक डेड पर्सन होता है उसको रीस्टोर करना, ठीक है, यानी कि कोई डेड पर्सन है उसको दोबारा से जिंदा करना, जीवित करना, यानी कि मरे हुए को जीवित करना। या फिर रिजरेक्ट का मतलब हम एक और ले सकते हैं, वो ये कि अपना कोई प्रैक्टिस है जो कि आपने बंद कर दी थी उसको रीस्टार्ट करना, दैट कैन बी कॉल्ड रिजरेक्ट, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। रिजरेक्ट वर्ड को आप याद रखिएगा, डिसेंटॉम्ब वर्ड को आप याद रखिएगा। अब देखते हैं अनअर्थ। अनअर्थ का मतलब होता है खुलासा करना, यानी कि वही पता लगाना, खोजना, खोज कर निकालना,
किसी को चीज़ को डिस्क्लोज़ करना, एक्सपोज करना, ठीक है। तो फाइंड समथिंग इन द ग्राउंड बाय डिगिंग, यानी कि आपने डिगिंग की, खुदाई की और आपको कुछ मिला ज़मीन के नीचे, तो उसे क्या बोलेंगे कि आपने वो चीज़ खोज कर निकाली, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। अनअर्थ यानी कि खोज कर निकालना। एंटोनिम्स इसके क्या क्या होते हैं? एंटॉम एंड ब्यूरी। एंटॉम एंड ब्यूरी इसके एंटोनिम्स क्यों होते हैं? क्योंकि एंटॉम का मीनिंग होता है दफन करना। तो एक तरफ आप यहाँ पर डिसॉन्टॉम का मीनिंग था किसी को खोज कर निकालना, यानी कि जो दफन हुआ है ऑलरेडी उसको बाहर निकालना, एंड एक तरफ ये एंटॉम का मीनिंग होता है दफन करना। तो दैट्स वाई ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसी तरह ब्यूरी का मतलब होता है दफन करना, ठीक है। सो ब्यूरी का मतलब भी होता है दफन करना, सो इसलिए ये भी आपका अपोजिट हो जाएगा इन सभी वर्ड्स के। सो दैट्स वाई एंटोम एंड ब्यूरी आर द एंटोनिम्स ऑफ डिसेंटोम। डिसेंटोम का मीनिंग बाहर निकालना, खुलासा करना, डिस्क्लोज करना। रिजरेक्ट का मीनिंग होता है कोई चीज़ अगेन खुलासा करना, वही, एंड मरे हुए को जीवित करना, एंड कोई प्रैक्टिस जो आपने छोड़ दी थी उसको रीस्टार्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड रिजरेक्ट। अनर्थ का मतलब होता है खोज कर निकालना। एंटॉम का मीनिंग होता है दफनाना। ब्यूरी का मतलब भी होता है दफनाना। अब देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस में से किस तरीके से यूज़ करना है। दे डिसेंटॉम्बेड द मैटर। उन्होंने जो मैटर था उसको क्या कर दिया? डिसेंटॉम कर दिया, यानी कि डिस्क्लोज कर दिया, ठीक है। ओके, सो डिस्क्लोज का मीनिंग जो है, मतलब जो डिसेंटॉम वर्ड है उसको किस तरीके से सेंटेंस में यूज़ करना है वो आपने देख लिया। और एज अ वर्ब इसका यहाँ पे यूज़ किया गया है। ये हमारा सब्जेक्ट है दे के बाद हमने एज अ मेन वर्ब डिसेंटॉम का यहाँ पे यूज़ किया है। सो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड ईजिली आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है कैनड। कैनड का मतलब होता है झूठी अफवाह, यानी कि फैब्रिकेशंस। जो झूठी अफवाह जो है फैल जाती हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं कैनड। झूठी अफवाह यानी कि कोई बेबुनियाद खबर, कोई अनफाउंडेड र्यूमर और स्टोरी, यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा कि हमेशा क्या होता है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सभी पर झूठी अफवाह फैलने लग जाती है, ठीक है। जो झूठी बातें होती हैं, जो र्यूमर्स होते हैं, जो स्टोरीज़ होती हैं बनाई हुई, वो तेज़ी से स्प्रेड हो जाती हैं। तो उसे कहते हैं क्या? कैनड, यानी कि झूठी अफवाह, ठीक है। यानी कि एक तरह से ये झूठी बात, बेबुनियाद खबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फैब्रिकेशंस का मतलब क्या होता है? फैब्रिकेशंस का मतलब होता है जो अगेन वही झूठी बात जो होती है, यानी कि एक तरह की जो मन गढ़ंत बातें होती हैं। द एक्शन और प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेंटिंग समथिंग, यानी कि आपने ही किसी चीज़ को फैब्रिकेशंस का दो तरीके से आप ले सकते हो। पहला तरीका ये कि कोई झूठी बात जो कि आपने बनाई और फिर स्प्रेड कर दी। दूसरा ये कि आपने किसी चीज़ को बनाया, इन्वेंट किया, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फैब्रिकेशन, यानी कि इन्वेंशन। इन अदर वर्ड, फैब्रिकेशन कैन बी कॉल्ड इन्वेंशन। एंड फैब्रिकेशन की दो मीनिंग आपने देख लिए। पहला ये झूठी बात को फैलाना, दूसरा ये इन्वेंशन करना, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। अब देखिए सिनोनिम्स इसके क्या क्या होते हैं। एग्जैगरेशन एंड लाई। क्या होता है? एग्जैगरेशन एंड लाई। एग्जैगरेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी स्टेटमेंट दैट रिप्रेजेंट्स समथिंग एज बेटर और वर्स दैन इट रियली इज़, यानी कि कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो कि जितना बेटर वो नहीं है उससे भी ज़्यादा बेटर उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हो, जितना वर्ज वो नहीं है उससे भी ज़्यादा वर्ज उसे दिखाने की कोशिश करना, दैट इज़ कॉल्ड एग्जैगरेशन, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बोलना, ठीक है। चाहे वो अच्छाई को बढ़ा चढ़ाकर बोलो या बुराई को बढ़ा चढ़ाकर बोलो, किसी भी चीज़ को अगर आप बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो तो उसे कहते हैं एग्जैगरेशन। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। लाई का मतलब तो आप जानते ही हो, लाई का मतलब होता है झूठ, ठीक है। सो एग्रेशन में एग्जैगरेशन जो पर्सन कर रहा है वो भी तो झूठ बोल रहा है क्योंकि वो बड़ा चढ़ा के बोल रहा है। इसी तरह कैनाड का मतलब तो होता ही है झूठी अफवाह। फैब्रिकेशन का मतलब मैंने आपको दो बताए, पहला ये झूठी अफवाह और दूसरी है इन्वेंशन, राइट। अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स। ट्रूथ एंड रियलिटी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो झूठी अफवाह थी, लाए था, बड़ा चढ़ाकर बोलने वाले वर्ड्स थे, और यहाँ पर था ट्रूथ एंड रियलिटी जिसका मतलब होता है एकदम रियल। सो दैट्स वाई ये दोनों इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। सो अब देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस में इसको किस तरीके से यूज़ करना है कैनड को।
हर स्टेटमेंट वॉज फुल ऑफ कैनड, उसका स्टेटमेंट जो था वो फुल ऑफ कैनड था, यानी कि उसका स्टेटमेंट में बहुत सारी झूठी अफवाहें थी। ठीक है, हिज स्टेटमेंट वॉज फुल ऑफ कैनड, यानी कि उसका स्टेटमेंट में बहुत सारी फैब्रिकेशंस थी, यानी कि झूठी अफवाहें थी उसके स्टेटमेंट में। और यहाँ पर कैनड का यूज़ हमने प्रेपोजिशन की बात किया है। एज यू कैन सी ऑफ इज अ प्रेपोजिशन एंड आफ्टर प्रेपोजिशन वी यूज़ नाउन, दैट्स वाई कैनड यूज्ड हियर एज अ नाउन। ओके, सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। और अब हम थोड़ा रिवाइज भी करा देती हूँ आपको। कैनड का मतलब होता है झूठी अफवाह, फैब्रिकेशंस का मतलब भी होता है झूठी अफवाह। फैब्रिकेशन का एक और मीनिंग होता है इन्वेंशन। एग्जैगरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो। लाई का मतलब होता है झूठ, इसके अपोजिट हो जाएंगे ट्रूथ एंड रियलिटी, क्योंकि रियलिटी यानी कि रियल, तो दैट्स वाई द मीनिंग इज अपोजिट, दैट्स वाई ट्रूथ एंड रियलिटी आर द एंटोनिम्स ऑफ कैनड। एंड एग्जाम्पल सेंटेंस हमने देख लिया किस तरीके से यूज़ करना है। एंड दिस इज अनाउंस, रिमेंबर दिस ऑल्सो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. So you have to remember the part of speech of each word which I am discussing here, because remembering part of speech is also very necessary for your exam. Okay, so I hope this is clear. Let's move to the next word. Next word है brigand. Brigand का मतलब होता है होडलम। होडलम यानी कि बटमार, यानी कि एक तरह की बटमार हो जाना। ठीक है, सो गाइस ब्रिगेंड का मीनिंग होता है यानी कि डाकू, कोई लुटेरा, अ मेंबर ऑफ अ गैंग दैट एम्बशेस एंड रॉब्स पीपल इन फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स, यानी कि गैंग का एक ऐसा मेंबर जो कि रॉब करता हो पुलिस को, कहाँ पर, फॉरेस्ट में एंड माउंटेन्स में, यानी कि जंगलों में, पहाड़ों पर। ठीक है, सो दैट पर्सन इज कॉल्ड इन हिंदी डाकू, लुटेरा, एंड इन इंग्लिश ब्रिगेंड। ठीक है, सो ब्रिगेंड का मतलब क्या होता है, जो डाकू पर्सन होते हैं उनको बोला जाता है ब्रिगेंड, यानी कि एक तरह से लूट पाट करने वाले, यानी कि रॉब करने वाले। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. सो अ मेंबर ऑफ अ गैंग दैट एम्बशेस एंड रॉब्स पीपल इन फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स, दैट पर्सन इज कॉल्ड ब्रिगेंड. सो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट हैंडलूम, हुडलम. हुडलम का मतलब होता है बदमाश। हुडलम का मतलब क्या होता है, बदमाश, यानी कि गुंडा। ठीक है, यानी कि तंग करने वाला, यानी कि एक तरह से जो गुंडा होता है, जो बदमाश होता है, अ पर्सन हु एंगेजेस इन क्राइम एंड वायलेंस। ठीक है, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि एंगेज्ड है किस में, क्राइम में, वायलेंस में, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड हुडलम. और ऐसे पर्सन को हम एक और वर्ड से बुलाते हैं, आपने सुना होगा वो वाला वर्ड, गैंगस्टर. राइट, सो गैंगस्टर भी बोल सकते हैं एंड होली गैन भी बोल सकते हैं, होली गैन, होली गैन. ठीक है, सो होली गैन हो गया, ये आपका होली गैन हो गया बदमाश एंड गुंडों के लिए. ठीक है, हुडलम हो गया बदमाश एंड गुंडों के लिए, गैंगस्टर भी हम बोलते हैं. इसके अलावा ब्रिगेंड हो गया, ब्रिगेंड का मतलब होता है डाकू. ठीक है, सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू. अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है बैंडिट. सो बैंडिट का मतलब ये होता है गाइस डाकू एंड लुटेरा, यानी कि अ रॉबर or outlay belonging to a gang and typically operating in an isolated और लॉलेस एरिया. क्योंकि ये जो डाकू होते हैं, लुटेरे होते हैं, वो मोस्टली कहाँ पर ऑपरेट कर रहे होते हैं, जो कि आइसोलेटेड प्लेसेस होते हैं जहाँ पर लॉ नहीं है, यानी कि जो लॉलेस एरिया है, जैसे कि आपके जंगल हो गया एंड माउंटेन्स हो गए जहाँ पर आपको कोई देखने वाला नहीं होता है. तो ऐसी तरह जगह पर ये अपने ऑपरेशंस को ऑपरेट करते हैं. ठीक है, सो आई होप दिस इज़ क्लियर. बैंडिट का मतलब होता है डाकू एंड लुटेरा. डेस्परेडो का मतलब देखते हैं. डेस्परेडो का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो कि क्रिमिनल हो. ठीक है, यानी कि एक तरह से बहुत ज़्यादा बदमाश इंसान, यानी कि गुंडा, यानी कि बदमाश, यानी कि एक तरह से गला काटने वाला इंसान. ठीक है, गर्दन मार जो इंसान होते हैं वो, तो दैट पर्सन इज़ कॉल्ड डेस्परेडो. सो यहाँ पे आपने देखा सभी वर्ड्स नेगेटिव हैं, ब्रिगेंड भी, हुडलम भी, बैंडिट भी, डेस्परेडो भी, एंड सभी का मीनिंग लगभग सेम है. जैसे कि ब्रिगेंड का मीनिंग मैंने आपको बताया, लुटेरे होते हैं, डाकू होते हैं, उनको बोलते हैं. हुडलम का मतलब बताया, बदमाश जो होते हैं, गुंडे जो होते हैं, उनको बोलते हैं हुडलम, और उनको गैंगस्टर भी बोलते हैं. इसके अलावा बैंडिट का मतलब मैंने आपको बताया, बैंडिट का मतलब डाकू एंड लुटेरा होता है.
जो कि खाली जो सुनसान जगह होती है वहाँ पर अपने ऑपरेशंस को ऑपरेट करते हैं। डेस्परेडो का मीनिंग मैंने आपको बताया, कोई पर्सन जो कि बदमाश हो, और डेस्परेडो उस पर्सन को भी बोल सकते हैं, ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर खानदान का हो लेकिन बिगड़ा हुआ हो, दैट पर्सन इज ऑल्सो कॉल्ड डेस्परेडो। बोलते हैं ना हिंदी में शोहदा, ठीक है, सो उस पर्सन को भी बोल सकते हैं। सो गुंडा पर्सन एंड बहुत ही ज़्यादा बदमाश पर्सन, दैट पर्सन इज कॉल्ड डेस्परेडो। एंड अब देखते हैं एंटोनिम्स, लॉ एंड पुलिस, ठीक है। लॉ यानी कानून, पुलिस, सो ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। इसके एंटोनिम्स ये क्यों हो जाएंगे, क्योंकि एक तरफ ब्रिगेंड है भाई, हुडलम है, बैंडिट है, डेस्परेडो है, तो ये सब तो नेगेटिव पर्सन है। इसके अपोजिट आपके पॉजिटिव पर्सन क्या होंगे, लॉ होगा, पुलिस होगी, राइट। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में से किस तरीके से यूज़ करेंगे। ही इज़ अ ब्रिगेंड, यानी कि वो एक ब्रिगेंड है। सिंपली इसको यूज़ कर सकते हैं इन दिस सेंटेंस, ही इज़ अ ब्रिगेंड। ओके, सो ही इज़ अ ब्रिगेंड मतलब वो एक ब्रिगेंड है, यानी कि वो एक डाकू है, वो एक लुटेरा है। तो इन दिस सेंस वी यू कैन यूज़ दिस वर्ड इन द सेंटेंस। एंड एज यू कैन सी आफ्टर helping verb we are using brigand as a noun, मतलब कि as an object. As you can see he is subject, is verb and brigand is object. So object में ये article a के बाद use हो रहा है and articles के बाद noun आता है, so brigand used here as a noun. Clear? नेक्स्ट है डॉयन। डॉयन का मतलब होता है लेजिस्लेटर, यानी कि कोई सीनियर पर्सन, उसे कहते हैं क्या, लेजिस्लेटर, यानी कि वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित जो सदस्य होते हैं, दैट पर्सन इज कॉल्ड लेजिस्लेटर। जैसे कि वरिष्ठ पर्सन कौन कौन से होते हैं, प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, अथॉरिटी हो गया, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड डॉयन, यानी कि एक तरह से ऊंचे पद वाला व्यक्ति या फिर हमसे बड़ी एज वाला व्यक्ति, ठीक है, ज़्यादा एज वाला व्यक्ति। सो डॉयन यानी कि ऐसा पर्सन, द मोस्ट रेस्पेक्टेड और प्रोमिनेंट पर्सन इन अ पर्टिकुलर फील्ड। कोई ऐसा पर्सन जो कि मोस्ट रेस्पेक्टेड हो और प्रोमिनेंट पर्सन हो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड डॉयन, ठीक है। सो उसको और क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटर बोल सकते हैं। अब देखिए सिनोनिम्स इसके क्या क्या होते हैं, प्रिंसिपल एंड अथॉरिटी, ठीक है। प्रिंसिपल का होता ही मतलब कोई मुख्य पर्सन, ठीक है, अथॉरिटी मतलब भी मुख्य पर्सन, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। ये क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। अब देखते हैं एंटोनिम्स क्या क्या होते हैं। प्यूपिल एंड स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। प्यूपिल का मतलब होता है शिष्य, स्टूडेंट का मतलब भी होता है विद्यार्थी। सो ये हो जाएंगे बिल्कुल इसके एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे भाई, ये तो होते हैं सीनियर पर्सन, एंड ये प्यूपिल एंड स्टूडेंट्स जो इन सीनियर से पढ़ते हैं ना, यानी कि पढ़ते हैं या फिर इनके जूनियर होते हैं। सो दैट्स वाई जूनियर एंड सीनियर का फ़र्क है, एंड जूनियर और सीनियर का फ़र्क होने की वजह से दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ डॉयन। ओके, सो इसमें कुछ पॉजिटिव नेगेटिव आपको देखने की ज़रूरत नहीं है इन सभी वर्ड्स में कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। सभी वर्ड्स पॉजिटिव हैं बिकॉज ये नाउन है, ये कोई वो नहीं है कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव देखा जाए। डॉयन आपका कोई ऐसा पर्सन जो कि सीनियर पोजीशन पे हो, एंड प्यूपिल एंड स्टूडेंट जो कि जूनियर्स होते हैं, राइट। सो दैट्स वाई देयर इज़ नो नेगेटिव पॉजिटिव, देयर आर ऑल द वर्ड्स आर पॉजिटिव। एंड अब हम देखेंगे एग्जाम्पल सेंटेंस में से किस तरीके से यूज़ करना है। अनु इज़ अ डॉयन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अनु क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन की डॉयन है, यानी कि एक तरह की सीनियर पर्सन है, ठीक है, लेजिस्लेटर है, प्रिंसिपल है, अथॉरिटी है, ठीक है। सो डॉयन हमें इस तरीके से यूज़ करना है। और एज यू कैन सी आर्टिकल ए के बाद हमने डॉयन का यूज़ किया है। सो आर्टिकल्स के बाद हम नाउन का यूज़ करते हैं, दैट्स वाई डॉयन यूज्ड हियर एज अ नाउन। नाउ मैं आपको रिविजन करा देती हूँ। डॉयन का मतलब कोई ऐसा पर्सन जो कि सीनियर पोजीशन पे हो, प्रिंसिपल अथॉरिटी, एंड पीपल एंड स्टूडेंट्स इसके जूनियर लेवल पे हो जाएंगे, एंड दैट्स इट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है डिस्टिंगाइज। डिस्टिंगाइज का मतलब होता है भेदभाव करना, ठीक है, यानी कि अंतर करना, टेल द डिफरेंस, डिफ्रेंशिएट करना। सो डिफ्रेंशिएट करना यानी कि डिस्टिंगाइज करना, यानी कि अंतर निकालना, चाहे दो लोगों में चाहे दो चीज़ों में, ठीक है, उसको डिस्टिंगाइज अगर आप कर रहे हो तो उस क्या कर रहे हो, डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा सिनोनिम्स इसके क्या क्या होते हैं, एनालाइज करना, कैटेगराइज करना। देखो जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एनालाइज किया जाता है कौन सा बेटर है कौन सा बेटर नहीं है, राइट। एंड कैटेगराइज में भी फिर उनको कैटेगराइज किया जाता है, लाइक बेटर पर्सन को अलग कैटेगरी में डाला जाता है, बैड पर्सन को अलग कैटेगरी में डाला जाता है, बैड
थिंग्स हो या पर्सन हो, दोनों के ही केस में, ठीक है. सो दैट्स वाई एनालाइज एंड कैटेगराइज कैन बी द सिनोनिम्स ऑफ डिस्टिंगाइज. नाउ लेट्स सी द एंटोनिम्स. अलाउ एंड कंबाइन आर द एंटोनिम्स ऑफ डिस्टिंगाइज. अलाउ एंड कंबाइंड क्यों है एंटोनिम्स? बिकॉज अलाउ का मतलब होता है अलाउ करना, यानी कि डिफ्रेंशिएट ना करना, किसी को सीधा सीधा अलाउ कर देना. जैसे कि आप कहीं पर गए हो और आपके साथ एक और पर्सन गया है, तो आपने क्या किया कि वहाँ पर जो है एंट्री लेने के लिए जो एंट्री पर्सन है उसने क्या किया कि डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है. लेकिन दूसरा, अब कहीं और अगर आप जाते हो तो वहाँ पर उस पर्सन ने आपको डिफ्रेंशिएट नहीं किया, सीधे अलाउ कर दिया. सो दैट्स वाई एक तरफ डिफ्रेंशिएट करना, एक तरफ अलाउ करना, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं. एंड इसीलिए यहाँ पे अलाउ जो है और जो कंबाइन है, कंबाइन मतलब एक साथ, यानी कि डिफ्रेंशिएट ना करना, यानी कि एक साथ करना, एक साथ दोनों को लेना, ठीक है. सो दैट्स वाई अलाउ एंड कंबाइंड आर दी एंटोनिम्स ऑफ डिस्टिंगाइज. ओके, अब देखिए इसके एग्जाम्पल सेंटेंस क्या होता है. डिस्टिंगाइज द मैटर एज सुन एज पॉसिबल, यानी कि इस मैटर को डिस्टिंगाइज करो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, ठीक है. यानी कि डिस्टिंगाइज का मतलब क्या होता है? अंतर करना, यानी कि टेल द डिफरेंस, यानी कि टेल द डिफरेंस इन दिस मैटर एज सुन एज पॉसिबल. In this way we can translate this sentence and I hope the meaning is clear to you and I hope आपको ये सारे वर्ड लर्न हो गए होंगे. चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. नेक्स्ट वर्ड है डम्ब फाउंड. डम्ब फाउंड का मतलब होता है हक्का बक्का रह जाना, यानी कि एस्टाउंड. एस्टाउंड का मतलब होता है चकित रह जाना, यानी कि चौंक जाना, ठीक है. दैट इज़ कॉल्ड डम्ब फाउंड. तो सिंपली आप भी चौंक जाते होंगे, हक्के बक्के रह जाते होंगे अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसमें, राइट. सो आप उस वक्त जब आपके साथ ये घटित होता है या आपके साथ ये अकर होता है तो उस कंडीशन में आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं. द वर्ड इज़ डम्ब फाउंड, ठीक है. द मीनिंग इज़ क्लियर टू यू. नाउ लेट्स सी द सिनोनिम्स. अमेज एंड एस्टोनिश. अगेन एस्टोनिश मीनिंग इज़ चकित रह जाना या सरप्राइज्ड हो जाना या फिर एस्टोनिश्ड हो जाना या एस्टाउंड हो जाना, ठीक है. सो ये एस्टोनिश का मतलब होता है यानी कि चौंक जाना. सिंपली आप एक ही वर्ड से याद रखो, चौंक जाना, ठीक है. अमेज का मतलब ये होता है चौंक जाना. ओके, सो ये क्या हो जाएंगे? अमेज एंड एस्टोनिश आर दी सिनोनिम्स ऑफ डम्ब फाउंड. एंड इसके एंटोनिम्स क्या क्या होते हैं? काम एंड एक्सपेक्ट. काम का मतलब होता है काम, यानी कि शांत, यानी कि हक्का बक्का ना रह जाना, शांत रहना. यानी कि आपने अगर कोई चीज़ देखी भी है लाइक चौंकाने वाली, तब भी आप शांत हो, चौंके नहीं हो, हक्के बक्के नहीं हुए हो, दैट इज़ कॉल्ड काम, ठीक है. अब देखिए इसके एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपने कोई सरप्राइज़ को ऑलरेडी अगर एक्सपेक्ट किया हुआ है कि हाँ मुझे ये सरप्राइज़ मिलने वाला है, तो फिर उसमें जब आपको वो सरप्राइज़ मिलेगा ऐसी कंडीशन में, तो आप उस वक्त हक्के बक्के नहीं होगे, चौंकोगे नहीं, एस्टाउंड नहीं होगे, डम्बफाउंड नहीं होगे, राइट. जब किसी सरप्राइज़ के बारे में आपको ऑलरेडी पता है तो वो चौंकाने वाली फीलिंग आएगी ही नहीं, राइट. सो दैट्स वाई एक्सपेक्ट, यानी कि आपको पहले से ही एक्सपेक्ट किया हुआ था आपने वो चीज़. So that's why you are not dumbfound or astounded or amazed or astonished, ठीक है. So I hope this is clear. Calm and expect are the antonyms of dumbfound. अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ करते हैं. अंश डिड द बेस्ट टू dumbfound his boss. अंश ने अपना बेस्ट दिया अपने बॉस को dumbfound करने के लिए. dumbfound यानी कि चौंकाने के लिए, एस्टाउंड करने के लिए, अमेज करने के लिए, एस्टोनिश करने के लिए, ठीक है. सो अंश ने अपने बॉस को डम्बफाउंड करने के लिए, यानी कि अमेज करने के लिए, एस्टोनिश करने के लिए, एस्टाउंड करने के लिए अपना बेस्ट दिया, ठीक है. एंड एज यू कैन सी आफ्टर टू वी आर यूजिंग dumbfound and after to what we use? After to we can use preposition and also a verb, and if we are using verb after to then the verb should be in the first form. So that's why here dumbfound is in first form. So I hope this is clear to you. So the meaning is clear of all the words. So dumbfound meaning is astound, amaze and astonish, and the antonyms are calm and expect. The part of speech of dumbfound is verb. So remember all these words. These words are easy. You can easily remember these words. So let's move to the next word. कंपोजिट. द मीनिंग ऑफ कंपोजिट इज़ मिक्सड, यानी कि मिक्स करना किसी चीज़ को, एक तरह से मिक्सचर प्रिपेयर करना, दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिट, ठीक है. Now let's see the synonyms of this word. Complex and compound are the synonyms. Complex and compound are the synonyms of composite.
ठीक है। सो कंपोजिट का मतलब होता है मिक्स करना, ठीक है। एंड इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड, ठीक है। अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स क्या क्या होते हैं, होमोजेनियस एंड सिंपल, ठीक है। सो कंपोजिट का सिंपली मीनिंग होता है कि मेड अप ऑफ समथिंग विच इज़ मेड अप ऑफ वेरियस पार्ट्स और एलिमेंट्स, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो कि बहुत सारे पार्ट्स एंड एलिमेंट्स से बनी हो, दैट थिंग विल बी कॉल्ड कंपोजिट, यानी कि अ मिक्सचर, okay, and that's why this is the meaning of composite. This is mixed. And what are the synonyms, complex and compound are the synonyms of composite, because complex meaning is like complex करना, चीज़ों को मिलाना, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। एंड कंपाउंड मीनिंग इज़ लाइक कंपाउंड करना, अगेन कंपाउंड मतलब वही होता है कि मिक्सचर, यानी कि एक तरह से मिक्स करना, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स मतलब एक और चीज़ होता है, मैं आपको एक और मीनिंग बता दूँ, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एक और कि कोई चीज़ जो कि कॉम्प्लेक्स हो थोड़ी सी, यानी कि समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो, तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो कंसिस्टिंग ऑफ मैनी डिफरेंट एंड कनेक्टेड पार्ट्स, लाइक मान लो आपके पास कोई चीज़ है जो कि बहुत सारी चीज़ों से कनेक्टेड है, ठीक है। लाइक वायर, जो सर्किट होता है वो बहुत सारे उसमें वायर्स जो है कनेक्टेड हैं, एंड इतने सारे वायर्स कनेक्टेड होने की वजह से उसको समझना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है कि कौन सा वायर किस काम का है, कहाँ पर यूज़ हो रहा है और क्यों यूज़ हो रहा है। सो दैट थिंग बिकम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एंड कंपाउंड का मतलब क्या होता है, देखिए कंपाउंड का मतलब होता है कोई, जो आपने हिंदी में एक वर्ड सुना होगा जिसे बोलते हैं यौगिक, यानी कि समथिंग विच इज़ मेड अप और कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल पार्ट्स और एलिमेंट्स इन पर्टिकुलर, और एज यू कैन से मेकअप या फिर कॉन्स्टिट्यूट समथिंग अ कंपोजिट होल, ठीक है। यानी कि कोई चीज़ जो कि मिलाकर तैयार की गई हो, ठीक है, यानी कि दो चीज़ों को आपने मिलाया और एक नई चीज़ तैयार की, जैसे कि डिश। द बेस्ट एग्जांपल इज़ डिश। आपने कोई डिश बनाई, अब डिश में कितनी सारी चीज़ें मिलानी पड़ती हैं, सो वो सब मिलाकर एक डिश बनती है, ठीक है। सो यू कैन टेल दैट कंपाउंड, यानी कि यौगिक। अब देखते हैं एंटोनिम्स इसके क्या क्या होते हैं, होमोजीनियस एंड सिंपल। होमोजीनियस का मतलब देखिए क्या होता है, होमोजीनियस का मतलब होता है सजातीय, यानी कि एक जैसा, ठीक है, एक जैसा होना, यानी कि ऑफ द सेम काइंड, अलाइक। द synonym, you can use the synonym of this word alike. You can say the alike is the synonym of the homogeneous, because homogeneous का मतलब होता है एक जैसा होना, और alike का मतलब भी होता है एक जैसा होना। That's why homogeneous का synonym आप बोल सकते हो कि homogeneous का synonym alike होता है, ठीक है। सो homogeneous का मतलब क्या होता है, एक जैसा होना, यानी कि एक जैसा दिखना, सेम काइंड का होना, ठीक है। अब देखिए सिंपल का मतलब तो सिंपल होता है, ठीक है, यानी कि कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स ना होके सिंपल होना, कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स ना होके यानी कि कंफ्यूजिंग ना होके सिंपल होना, क्या हो गया, अपोजिट, राइट। दैट्स वाई सिंपल एंड होमोजेनियस क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में किस तरीके से इन्हें यूज़ करते हैं। द कंपोजिट बॉडी ऑफ ट्रूप कांट बी रिकॉग्नाइज, यानी कि जो कंपोजिट बॉडी है ट्रूप की, यानी कि जो ट्रूप मतलब सेना, ठीक है, सेना की जो टुकड़ी होती है। सो द कंपोजिट बॉडी ऑफ ट्रूप कांट बी रिकॉग्नाइज, यानी कि उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, कांट बी रिकॉग्नाइज यानी कि उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो कंपोजिट है इसका मीनिंग हमने क्या लिया, मिक्स्ड, यानी कि क्या कर दिया है कि ट्रूप्स की जो बॉडी है उनको लाइक बहुत ज़्यादा हार्म करके उनको मिक्स कर दिया गया है, जिससे कि उन्हें आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो रही है। सो इन दिस सेंस वी कैन यूज़ दिस वर्ड इन दिस सेंटेंस। एंड एज यू कैन सी कंपोजिट वी आर यूजिंग बिफोर बॉडी, एंड बॉडी इज़ अ नाउन, एंड नाउन को क्वालिफाई कोई भी वर्ड अगर करता है तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। सम इफ़ अ वर्ड is qualifying or modifying a noun, then that word will be called adjective. So here composite is working as adjective for body. Body is a noun, ठीक है। So I hope this is very clear to you. Composite का मतलब होता है mixture, complex, compound. Antonyms are homogeneous and simple. And you have seen the example sentence, and I hope everything is clear to you. Let's move to the next word, forecast. The meaning of forecast is prediction, यानी कि
पूर्वानुमान करना, भविष्यवाणी करना, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड फॉरकास्ट। लाइक आप किसी ज्योतिषी पे जाते हो तो वो क्या करते हैं, फॉरकास्ट करते हैं, राइट। फॉरकास्ट ही तो करते हैं, आपके भविष्य के बारे में बताते हैं कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है, और आपकी बहुत इच्छा रहती है जानने की कि येस आई वांट टू नो व्हाट विल हैपन इन माय फ्यूचर, सो दैट्स व्हाई यू गो टू ज्योतिषी और एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। सो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए प्रोजेक्शन का मतलब होता है लाइक एक तरह का प्रक्षेपण, यानी कि प्रोजेक्शन देखिए आप साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो उसको बोलेंगे कि जैसे आपने किसी जो होता है सैटेलाइट उसको प्रोजेक्ट किया, ठीक है, उसको मतलब रिलीज़ किया, दैट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्शन। एंड प्रोजेक्शन को आप बोल सकते हो एक तरह से, दूसरा बात कि एन एस्टिमेट और फॉरकास्ट ऑफ अ फ्यूचर सिचुएशन, यानी कि फॉरकास्ट करना यानी कि भविष्यवाणी करना फ्यूचर सिचुएशन की, और ट्रेंड बेस्ड ऑन अ स्टडी ऑफ प्रेजेंट वंस, ठीक है, या फिर प्रेजेंट में जो चल रहा है उसके उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसका ध्यान रखते हुए भविष्यवाणी करना, दैट इज़ कॉल्ड फॉरकास्ट, ठीक है। सो फॉरकास्ट का मतलब हो गया सीधे सीधे भविष्यवाणी करना, यानी कि प्रेडिक्ट करना, दैट इज कॉल्ड प्रेडिक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब भी दो मैंने आपको बताए, एक तो अगर आप किसी सैटेलाइट को प्रोजेक्ट कर रहे हो तो दैट विल कॉल्ड प्रोजेक्शन इन द ऑन द बेस, मतलब साइंस के फील्ड में। एंड एस्टिमेट का मतलब होता है कि एस्टिमेट करना चीज़ों को, यानी कि अनुमान लगाना, दैट इज़ कॉल्ड एस्टिमेट, ठीक है। अब देखिए हिंड साइट का मतलब क्या होता है, हिंड साइट क्या होता है, इसका एंटोनिम होता है, ठीक है, और इसका मीनिंग होता है क्या, एक तरह से लाइक मसा, यानी कि एक तरह से अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिचुएशन और इवेंट ओनली आफ्टर इट हैज़ हैपन और डेवलप्ड, यानी कि किसी सिचुएशन को या इवेंट को तभी अंडरस्टैंड कर पाना जब वो हो चुकी हो या जब वो पैदा हो चुकी हो, किसी सिचुएशन को, ठीक है, या इवेंट को तभी समझ पाना जब वो काम हो चुका हो, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, हिंड साइट, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। यानी कि कहने का मतलब सीधे सीधे अगर मैं एक ही बात में बोलूँ तो वो ये होता है कि आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, बिज़नेस में आपको लॉस हुआ, और लॉस होने के बाद आपको बुद्धि आई कि यस मुझे लॉस हुआ और मुझे ये नहीं करना चाहिए था, तो दैट इज़ कॉल्ड हिंडसाइट। यानी कि हानि हो जाने के बाद, लॉस हो जाने के बाद कोई बात समझ में आना, ठीक है, लॉस हो जाने के बाद कोई बात समझ में आना, दैट थिंग विल बी कॉल्ड हिंडसाइट। आई होप दिस इज़ क्लियर। इग्नोरेंस का मतलब होता है इग्नोर करना, ठीक है, इग्नोरेंस का तो सिंपली मीनिंग होता है ये इग्नोर करना। सो आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम टू यू, ठीक है। सो फॉरकास्ट का मतलब होता है प्रेडिक्शन करना, यानी कि अनुमान करना, प्रेडिक्ट करना। एंड प्रोजेक्शन क्या हो गया, इसका सिनोनिम हो गया। प्रोजेक्शन के दो मीनिंग मैंने आपको बताए थे। एस्टिमेट का मतलब होता है एस्टिमेट करना, एंड यानी कि अनुमान लगाना। एंड हिंडसाइट का मतलब होता है कोई लॉस हो जाने के बाद कोई किसी बात का समझ आना। एंड इग्नोरेंस का मतलब होता है इग्नोर करना। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। फॉरकास्ट क्या होता है, एक नाउन होता है। सो एज अ नाउन वी हैव टू यूज इज द इन द एग्जाम्पल सेंटेंस। लेट्स सी द एग्जाम्पल सेंटेंस। यू आर नॉट अ गॉड दैट योर फॉरकास्ट इज गोइंग टू बी हैपन। यानी कि तुम कोई भगवान नहीं हो जो तुम्हारा फॉरकास्ट होने वाला हो, यानी कि तुम कोई भगवान नहीं हो। यू आर नॉट अ गॉड दैट योर फॉरकास्ट इज गोइंग टू बी हैपन। तुम कोई गॉड नहीं हो जो तुम्हारा फॉरकास्ट यानी कि तुम्हारी भविष्यवाणी सत्य हो जाए, यानी कि सच हो जाए, ठीक है। So in this way we can use this word, and as you can see after your we are using forecast after your. Okay, so after your we are using forecast, that's why forecast is used here as a noun, because your हो, his हो, their हो, इन सभी के बाद हम noun का use करते हैं। So there is noun which is forecast, ठीक है। So I hope this is clear, and सभी का मीनिंग मैं आपको लर्न करा दी हूँ, तो आई होप आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट वर्ड है एंश्योर। एंश्योर का मतलब क्या होता है, देखिए। सो देखिए एंश्योर जो है वो एक ऐसा वर्ड है जिसको आप अपने डेली लाइफ में इसको यूज़ भी करते होंगे, अपने लाइक डिस्कशन में इसको यूज़ भी करते होंगे। तो इसका मतलब होता है फुसलाना किसी को, यानी कि जाल में फंसाना। कैच इन और एज इन अ ट्रैप, यानी किसी को ट्रैप में लाना, यानी कि किसी को फंसाना, उलझाना, दैट इज़ कॉल्ड एंश्योर। सो एन स्नेयर, ठीक है। एन स्नेयर का मतलब होता है किसी को जाल में फंसाना या ट्रैप में फंसाना। सो इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, चीट करना एंड एम्ब्रॉयल करना। चीट करना तो होगा ही, क्योंकि किसी को जाल में फंसाना कोई अच्छा काम नहीं होता है, चीट करना ही होता है, दैट्स वाई चीट क्या हो गया, इसका सिनोनिम हो गया।
एम्ब्रॉयल का मतलब देखिए क्या होता है, एम्ब्रॉयल का मतलब होता है उलझाना, यानी किसी को गड़बड़ में डालना, किसी को आपत्ति में डालना। इन्वॉल्व समवन डीपली इन एन आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट और डिफ़िकल्ट सिचुएशन, किसी को इन्वॉल्व करना डीपली किसी आर्ग्यूमेंट में, किसी कन्फ्लिक्ट में या फिर किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, दैट इज़ कॉल्ड एम्ब्रॉयल, दैट इज़ कॉल्ड एम्ब्रॉयल। सो ये वर्ड इजी है, आप इसे इजीली याद रख सकते हैं। एनस्नेयर का मतलब होता है जाल में फंसाना, यानी कि ट्रैप में फंसाना। चीट इसका हो गया सिमिलर। एंड एम्ब्रॉयल का मतलब होता है किसी को आपत्ति यानी कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डालना, किसी को आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व करना, कन्फ्लिक्ट यानी कि लड़ाई में इन्वॉल्व करना, चाहे आर्ग्यूमेंट हो उसमें इन्वॉल्व कर लिया, कन्फ्लिक्ट हो रहा हो उसमें इन्वॉल्व कर लिया, डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो उसमें इन्वॉल्व कर लिया। सो सीधे सीधे इन्वॉल्व करना नेगेटिव थिंग में, दैट इज़ कॉल्ड एम्ब्रॉयल करना। ठीक है, होप दिस इज़ क्लियर। नाउ इसके एंटोनिम्स क्या क्या होते हैं, फ्री एंड लिबरेट, किसी को फ्री कर देना। अब देखो एक तरफ इन्वॉल्व करने की बात हो रही थी और दूसरी तरफ फ्री करने की बात हो रही है, तो अपोजिट हुए ना अपोजिट, एंड दैट्स वाई फ्री इज द एंटोनिम ऑफ एनश्योर। ठीक है, अब देखिए लिबरेट का मतलब क्या होता है, लिबरेट का मतलब होता है किसी को मुक्त कर देना, किसी को फ्री छोड़ देना, किसी को लाइक कोई सिचुएशन है जिसमें आपने पहले उसे इन्वॉल्व किया था बट बाद में आपने उसे फ्री कर दिया, सो यू डिड लिबरेट। ठीक है, यानी कि उसने क्या कर दिया, आपने उसे लिबरेट कर दिया। ठीक है, you liberated someone. If you are liberating someone, then you are freeing someone from a dispute, from an argument. ठीक है, and from a bad situation. ठीक है, so I hope this is clear. So liberate का मतलब होता है किसी को फ्री करना। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ करते हैं, डोंट लेट एनीवन एंश्नेयर यू, बहुत ही अच्छा इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है। डोंट लेट एनीवन एंश्नेयर यू, किसी को भी खुद को एनस्नेयर मत करने दो। डोंट लेट एनीवन एनस्नेयर यू, यानी कि किसी को भी खुद को एनस्नेयर नहीं करने दो, यानी कि किसी को भी खुद को जाल में नहीं फंसाने दो, ट्रैप में नहीं फंसाने दो, इन्वॉल्व गलत चीज़ में नहीं करने दो, चीट नहीं करने दो। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। डोंट लेट एनीवन एनस्नेयर यू, यानी कि डोंट लेट एनीवन इन्वॉल्व यू इन द बैड थिंग, इन द एनी कॉन्फ्लिक्ट और इन एनी आर्ग्यूमेंट। सो आई होप दिस इज क्लियर। एंड एज यू कैन सी, आफ्टर एनीवन वी आर यूजिंग ensnare, and this is using here as a verb. Don't let anyone ensnare you. Don't let anyone what? Don't let anyone ensnare. So ensnare is using here as a verb. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। सो एज वर्ब वी कैन यूज दिस इन दिस एग्जाम्पल सेंटेंस, एंड दिस इज अ वर्ब, सो रिमेंबर दिस ऑल्सो। यू हैव टू रिमेंबर द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ईच वर्ड, बिकॉज पार्ट ऑफ स्पीच रिमेंबर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एज यू नो। एंड आई होप आपने अगर इतने सारे एग्जाम दिए हुए हैं तो आपको पता होगा द वैल्यू ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, सो फ्रेंड्स इस तरह से हमने सभी वर्ड्स को अब कंप्लीट कर लिया है। अब मैं कराती हूँ आपको इन सभी वर्ड्स का रिवीजन, जिससे आप इन सभी वर्ड्स को कभी भी ना भूलो। ठीक है, सो हमने फर्स्ट वर्ड क्या देखा था, डेबिलिटी। डेबिलिटी का मतलब होता है दुर्बलता यानी कि कमजोरी, एंड इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है, डेक्रेपिट्यूड। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। एंड नाउन होता है, ये याद रखना। नेक्स्ट होता है डिसेंटॉम। डिसेंटॉम का मीनिंग मैंने आपको बताया था, डिस्क्लोज करना किसी चीज़ को। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड डिसेंटॉम, यानी कि डिस्क्लोज करना, खुदाई करके निकालना किसी चीज़ को, किसी कब्र से बाहर निकालना, दैट इज़ कॉल्ड डिसेंटॉम, एंड दिस इज़ अ वर्ब। नेक्स्ट वर्ड मैंने आपको बताया था कैनार्ड। कैनार्ड का मतलब होता है झूठी अफवाह यानी कि फैब्रिकेशंस, दैट इज़ कॉल्ड कैनार्ड, यानी कि अपने आप ही एक झूठी बात बना लेना और फिर उसे स्प्रेड कर देना, जैसे कि आजकल हो भी रहा है। आपने देखा होगा कोरोना वायरस के ऊपर भी कितनी सारी झूठी अफवाहें बनाई जा रही हैं और बिल्कुल स्प्रेड की जा रही हैं सोशल मीडिया पर। So that is called canard and fabrications. So you can use this word easily in your language. ठीक है, so remember this word and remember the part of speech of this word, because अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आप इसे एज अ नाउन यूज़ कीजिएगा सेंटेंस में। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस वर्ड को सेंटेंस में यूज़ तो करो लेकिन एज अ वर्ब कर दो, एज एन एडजेक्टिव कर दो, ऐसा नहीं करना है। इसके पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग इसे यूज़ करना है। ठीक है, होप दिस इज़ क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्रिगेंड। ब्रिगेंड का मतलब होता है हुडलम, यानी कि बटमार, यानी कि जो
लुटेरे होते हैं, डाकू होते हैं, दोज पर्सन आर कॉल्ड ब्रिगेंड, ठीक है, उनको बोलते हैं क्या, ब्रिगेंड, यानी कि लूटपाट करने वाले, डाकू, डकैत, दोज पर्सन आर कॉल्ड ब्रिगेंड। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। एंड द मीनिंग इज हुडलम, तो हुडलम का मतलब भी होता है डकैत, बदमाश जो लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं। बैंडिट का मतलब भी डकैत, एंड डेस्परेडो का मतलब भी जो डकैत होते हैं, लूटपाट करने वाले होते हैं, उन्हें बोलते हैं, ठीक है। और ये नाउन होता है, इसे आप याद रखना। नेक्स्ट है डॉयन। डॉयन का मतलब होता है लेजिस्लेटर, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही सीनियर पोजीशन सीनियर पोजीशन पे हो कोई पर्सन, तो उसे बोलते हैं डॉयन, यानी कि प्रिंसिपल अथॉरिटी, ठीक है, और लेजिस्लेटर यू कैन से। सो दिस इज अ नाउन, रिमेंबर दिस ऑल्सो, डॉयन इज अ नाउन। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था डिस्टिंगाइज। डिस्टिंगाइज का मीनिंग बहुत ही ईजी है, इसका मतलब होता है डिफ्रेंशिएट करना, यानी कि भेदभाव करना, टेल द डिफरेंस इन समथिंग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्टिंगाइज। सो डिस्टिंगाइज क्या होता है, वर्ब होता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड मैंने आपको बताया था डम्ब फाउंड। डम्ब फाउंड का मतलब होता है हक्का बक्का रह जाना, यानी कि एस्टाउंड रह जाना, चकित हो जाना, चौंक जाना, सरप्राइज्ड हो जाना, दैट इज कॉल्ड डम्ब फाउंड। This is also an easy word, you can also easily remember this word, and this is a verb, remember this also, the dumbfound is verb, ठीक है। dumbfound क्या है, एक verb है, जो आप इसे भी याद रखिए। एंड dumbfound का मीनिंग बहुत ही ईजी है, सरप्राइज्ड हो जाना, यानी कि एस्टाउंड हो जाना, अमेज हो जाना, एस्टोनिस्ड हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड था कंपोजिट। कंपोजिट का मीनिंग था मिक्सचर, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट, यानी कि बहुत सारे वायर्स का कनेक्शंस आपको कंफ्यूज कर देगा कि कौन सा वायर किस स्विच के लिए है, तो दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिट, यानी कि एक तरह से मिक्सचर हो जाना, कन्फ्यूज़न हो जाना, कॉम्प्लेक्स हो जाना, कंपाउंड, ठीक है। सो दीज आर दी synonyms ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड आर दी synonyms ऑफ कंपोजिट, एंड द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दिस वर्ड इज एडजेक्टिव। सो दिस इज एन एडजेक्टिव, रिमेंबर दिस ऑल्सो, एंड द मीनिंग इज वेरी क्लियर टू यू। द कंपोजिट मीनिंग इज मिक्सड, यानी कि मिक्सचर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फॉरकास्ट। द मीनिंग ऑफ फॉरकास्ट इज प्रेडिक्शन। इफ़ यू आर प्रेडिक्टिंग समवन्स फ्यूचर देन यू आर फॉरकास्टिंग, ठीक है। if you are predicting someone's future, that what will happen in someone's future or what will happen in your future, then you are predicting something, you are forecasting something, that is called prediction, ठीक है। एंड हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्वानुमान करना। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर, एंड दिस इज अ नाउन, सो रिमेंबर दिस ऑल्सो, दैट द फोरकास्ट इज अ नाउन। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज एनस्नेयर। एनस्नेयर का मीनिंग मैंने आपको बताया था, ट्रैप, यानी कि जाल में फंसाना। सो इफ़ यू आर ट्रैपिंग समवन, इफ़ यू आर चीटिंग समवन, इफ़ यू आर एम्ब्रॉयलिंग समवन। एम्ब्रॉयलिंग का मीनिंग मैंने आपको बताया था, एम्ब्रॉयल का मतलब होता है इन्वॉल्व समवन इन अ डिस्प्यूट, इन अ कॉन्फ्लिक्ट, इन लाइक बैड सिचुएशन, दैट थिंग विल बी कॉल्ड एम्ब्रॉयल, यानी कि यू आर एम्ब्रॉयलिंग समवन इन डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एम्ब्रॉयल। एंड एनश्योर, एनस्नेयर का मतलब होता है जाल में फंसाना, चीट करना, एंड एम्ब्रॉयल का मतलब होता है इन्वॉल्व करना समवन इन कॉन्फ्लिक्ट। सो आई होप दिस इज क्लियर, एंड दिस इज अ वर्ब। एनस्नेयर क्या होता है, वर्ब होता है। एंड इसको ट्रैप जो वर्ड होता है ना, ट्रैप, यानी कि जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर ट्रैप, इस वर्ड की हेल्प से आप इसे याद कर सकते हैं, एनस्नेयर को, ठीक है। ट्रैप मतलब जाल में फंसाना। सो यू आर, इफ़ यू आर you can easily remember this word by help of this word trap, ठीक है। सो ट्रैप की हेल्प से आप इस वर्ड को इजीली याद कर सकते हैं। एनस्नेयर का मतलब होता है ट्रैप में फंसाना किसी पर्सन को। होप दिस इज क्लियर। द नेक्स्ट, ओके, सो ऑल द वर्ड्स हैव बीन कंप्लीटेड, एंड आई होप आपको सारे वर्ड्स लर्न हो गए होंगे। इन सभी वर्ड्स को हमने अच्छे से पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया है, एंड अच्छे से इन सभी वर्ड्स का हमने रिवीजन भी कंप्लीट कर लिया है। सो अब आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल यू हैव टू रिवाइज ऑल दीज वर्ड्स, ठीक है। आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल आपको इन सभी वर्ड्स को दोबारा से रिवाइज करना है, जिससे कि आप इन सभी वर्ड्स को कभी भी ना भूलो। ऑल दीज वर्ड्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, एंड बहुत ही ईजिली आप इसे लर्न कर सकते हैं, कर लिया होगा। इनफैक्ट वीडियो फिनिश होते होते आपको ये सारे वर्ड्स लर्न हो भी गए होंगे। बस अब आपके ऊपर है कि आप इन सभी वर्ड्स को कितने टाइम तक याद रखना चाहते हैं। अगर आप इन्हें रिवाइज करते रहेंगे तो आपको ये लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन यू दैट आप इनको कितने टाइम तक लर्न करना चाहते हैं, या फिर कितने टाइम तक इसको अपनी मेमोरी में रखना चाहते हैं। सो गाइज, अगर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल से जुड़ना है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। कमेंट करके आप कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। आप व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम कहीं पर भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।
प्लीज़ शेयर कीजिए जिससे कि सभी को इसका लाभ मिले, इसका बेनिफिट मिले। सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर वॉचिंग मोर वीडियोस ऑफ दिस टाइप एंड मैं हमेशा अपने चैनल पे इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आती हूँ जो कि आपके लिए यूज़फुल हो। सो इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूज़फुल देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।